नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं मायावती की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती बहुत लंबे समय के बाद जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें कुछ एक्टिव नजर आई, लेकिन इस बीच में वो थोड़े-थोड़े अंतराल पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सभी 80 सीटों पर अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर के मंथन करती रही। आमतौर पर मायावती जिस तरीके से करीब-करीब 5-7 साल पहले तक सक्रिय नजर आती थी, उस तरीके की सक्रियता इस बार उनकी नजर नहीं आ रही थी। इसलिए उनको लेकर के तमाम तरीके के ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मायावती कर क्या रही हैं। ये भी देखा गया है बीते 3 दशक के दौरान कि जब भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव आते हैं, मायावती अकेली एक ऐसी नेता है या उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी होती है जो तकरीबन 1 साल पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देती ताकि जो उम्मीदवार है उनको तैयारियों का वक्त मिल जाए। 2014 के बाद से उनकी सक्रियता धीरे-धीरे कम नजर आने लगी। हालांकि जो बीता लोकसभा चुनाव हुआ उसमें वो जरूर तमाम रैलियों में नजर आई, लेकिन उस वक्त एक दूसरा समीकरण था। लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीद थी और जो चुनावी पंडित थे या सियासत के जो जानकार थे वो ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में या देश की सियासत में इससे बेहतरीन गठबंधन नहीं हो सकता अगर हम जातिगत आंकड़ों की बात करें, जातिगत समीकरणों की बात करें। एक तरफ समाजवादी पार्टी थी, तो दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी थी। एक का कोर वोट बैंक पिछड़ा तो दूसरे का कोर वोट बैंक दलित। और मायावती जो बीते लंबे समय से सर्व समाज की राजनीति कर रही थी, माना जा रहा था कि उस सवर्ण समाज का भी काफी वोट बैंक कुछ हिस्सा उसको हासिल होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो मायावती तो 0 से 10 पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो 5 पर ही टिकी रही। लेकिन इस बार मायावती का रुख साफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बार-बार वो इस बात का ऐलान करती रही कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, जिसमें उत्तराखंड के पदाधिकारी थे, यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर के जो वो तैयारियां करें तो उसकी समीक्षा की बात हुई, तो उस दौरान भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि अगर समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा बेहतर, ज्यादा मुफीद उसके लिए बहुजन समाज पार्टी हो सकती है। क्योंकि जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव जिसका एग्जिट पोल आया, न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भी दिखाया कि किस तरीके से तेलंगाना में एक बड़ी बढ़त मिल रही है, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बढ़त की तरफ है कांग्रेस, और राजस्थान में भी सरकार बनती नजर आ रही, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है। तो इन हालातों में ये माना जा रहा है कि बगैर मुस्लिम वोट बैंक के सपोर्ट के कांग्रेस पार्टी इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकती। तो अगर जैसा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो सामने आए, अगर ये चुनावी नतीजों में तब्दील होते हैं तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का रुख निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की अपेक्षा बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगा। तो क्या मायावती भी इन 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का इंतजार कर रही है? भविष्य में क्या होने वाला है? मायावती किस रणनीति पर काम कर रही है? आज इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह निषाद साहब हमारे साथ इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। कुंवर सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ बसपा के समर्थक माने जाते हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, करमवीर आजाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। करमवीर आजाद जी, परास किदवई साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ शिरकत करेंगे। इसके अलावा कृष्ण मोहन पांडे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल आपको हमारी स्क्रीन पर फराज साहब नजर आ रहे, चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए और करमवीर आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ गए। करमवीर आजाद जी, बहुत स्वागत है आपका। करमवीर आजाद जी, इस बार इस लोकसभा चुनाव में जो मायावती की जो रणनीति है या जो उनकी तैयारियां हैं वो बड़ा ही गुपचुप तरीके से हो रही है। बहुत ज्यादा वो मीडिया में उनकी चर्चा भी नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा वो जो पहले जिस तरीके की चीजें निकल के सामने आती थी या खुद भी पार्टी की तरफ से ब्रीफिंग की जाती थी समय समय पर, आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी निपट गए, लगातार बैठकें भी हो रही हैं, लेकिन मायावती अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि मायावती का आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख हो सकता है? मानस भाई, बहुत बहुत पहले तो आपका
धन्यवाद। चूंकि काफी इधर समय से मैं जो है आपके चैनल पे जुड़ा नहीं, कई बार फोन आया लेकिन मजबूरियां थी कुछ। हम संविधान जी बचाओ संकल्प यात्रा को लेकर के हमने एक बहुजन महासंघ का निर्माण किया है। जितने बहुजन के छोटे छोटे संगठन हैं जो संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, और उनको जोड़ करके एक बहुजन महासंघ का निर्माण कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, संविधान के विरोध में इन लोगों का जो एक एजेंडा चल रहा है, उस एजेंडे को नाकाम करने की मेरी एक कोशिश है, प्रयास है। उसी के तहत अभी 26 नवंबर को मैंने संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के माध्यम से जो मैंने एक 14 किलोमीटर का मार्च निकाला और प्रयास कर रहा हूं। और बात रही, आपने बहुजन समाज पार्टी की बात कही कि बहुजन समाज पार्टी बड़े गुपचुप तरीके से कर रही है, तो देखिए ये तो एक आदमी का अपना अपना तरीका होता है। और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है, और मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि जो मान्यवर काशीराम साहब का एजेंडा था और मान्यवर काशीराम जिस मिशन की बात करते थे कि हमारा समाज रूटलेस है, पहले रूट को मजबूत करना होगा, तो हो सकता है उसी अनुक्रम में बहुजन समाज पार्टी अपने रूट को मजबूत करने के लिए अपने एजेंडे को सार्वजनिक नहीं करना चाहती है। और ये चूंकि मैं बीएसपी का तो हूं नहीं, इसलिए केवल हम आशंकाएं व्यक्त कर सकते हैं और अपनी मत प्रस्तुत कर सकते हैं कि बीएसपी चूंकि अभी भी उत्तर प्रदेश में एक बहुत जन सैलाब की पार्टी कह सकते हैं कि एक समूह आज भी बीएसपी के साथ जुड़ा है। बाकी कई जो समूह थे बीएसपी को छोड़ के चले गए हैं, लेकिन अब बीएसपी मेनली जो मान्यवर काशीराम साहब ने बीएसपी को बनाया था तो वो बीएसपी मिशन थी। आज ये राजनीतिक पार्टी है, तो मिशन से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीएसपी मिशन पे काम न करके पार्टीगत काम कर रही है। और अब उनका क्या एजेंडा है ये तो आप अगर उनसे पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन चूंकि हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति में जो कई उपजातियां हैं, एक जाति को छोड़ दी जाए तो वो जो है बीएसपी को बहुत ज्यादा महत्व देते हुए नजर नहीं आते हैं। और उसका क्या कारण है और क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो खैर अब बड़ा सोचने का विषय है। और इस बात पे अगर किसी उनके बड़े नेता से आप पूछें, उनके एजेंडे के बारे में पूछें, तो शायद मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन चूंकि मन से और दिल से मैं बीएसपी के जो नीति और रीति से जुड़ा हुआ रहा हूं और बीएसपी के लिए काम भी, आज हमें लगता है कि हमारी राजनीतिक दल ये है और लेकिन हम नहीं कर, इसमें जो है मैं आपके इस बात का बहुत ज्यादा सटीक उत्तर तो मानस भाई नहीं दे सकता हूं, लेकिन बस यही कह सकता हूं कि आज आवश्यकता है हमारे भारतीय संविधान को बचाने की, क्योंकि भारतीय संविधान खतरे में है, मुझे महसूस होता है। मानस भाई चलिए, एक आत्मसम्मान कोई मूवमेंट चलाने जा रही मायावती ने एक जिक्र कल की बैठक में किया। बेसिकली वो मुख्य तौर पर जो दलित बिरादरी के जो लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो अनुसूचित बिरादरी के जो लोग हैं, उनको जोड़ने के लिए कोई एक कैंपेन शुरू करने जा रही है। उस पर भी बहन जी की चर्चा हुई थी। चलिए, आप कृष्ण मोहन पांडे जी के पास चलते हैं। कृष्ण मोहन जी, इस बार आप देख रहे हैं कि ये पहला ऐसा लोकसभा चुनाव बहुत करीब आ गया है, लेकिन आप बहन जी को बहुत मुखर होता हुआ, बहुत मीडिया में या बहुत आप लोगों के बीच में बहुत एक्टिवली देख रहे हैं। वो अंदर ही अंदर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। हालांकि अभी जो बैठक हुई
कल उसमें भी उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक तरीके की पार्टी और उन दोनों से समान दूरी बना के रखनी होगी। ये उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ब्रीफ किया और दोनों ही पर ये आरोप है कि आपने अनुसूचित जाति के लोगों का दमन किया, आप लोगों ने बहुत कुछ काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी से अब हाथ मिलाने का कोई सवाल उठता नहीं, इसलिए भी क्योंकि सियासी तौर पर भी अखिलेश यादव उनको अपने साथ लेने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं, और यही वजह है कि कांग्रेस में जो तकरार हो रही है, कांग्रेस की कोशिश है कि बसपा साथ में आ जाए। तो मायावती की रणनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो मायावती की भूमिका है, बसपा की भूमिका आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरीके का आकलन है आप लोग का? क्योंकि लगातार आप लोग भी सभी सियासी दलों के बारे में आकलन कर ही रहे हैं। तो कृष्ण मोहन जी, आपका अपना या बीजेपी का क्या आकलन है बीएसपी को लेकर? मानस भाई, एक बात तो स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी मिशनरी पार्टी है और एक मिशन के तहत आई है। मैं इस बात को कर्मवीर भाई को निश्चित तौर पर इस बात को स्वीकार करता हूँ। माननीय कांसी राम जी ने जो चेतना यात्रा, एक चेतना दी थी दलितों के अंदर, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, मैं इस बात को कहूंगा, तो निश्चित तौर पर एक विजनरी था और मिशनरी था। परंतु जो भी पूर्व में सरकारें रही, वो सपा की रही हो, वो बसपा की रही हो या कांग्रेस की रही हो, इन सारे दलों ने सिर्फ विजन के नाम पर, एक मिशन के नाम पर दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया। ये बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है और खासतौर से वो वर्ग तो निश्चित तौर पर जानता है जिसके नाम पर ये सारे लोग आए। परंतु जहां तक इनका सवाल है, आदरणीय कांसीराम जी के मिशन के साथ का जो सवाल है, तो आदरणीय कांसीराम जी ने जो मिशन लेके चले थे कि समाज के अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए, उसके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उसके मूल जो अधिकार है उसको मिलने चाहिए, ये पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर गई। और भारतीय जनता पार्टी ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए जो प्रयास किया, जो उनके संवैधानिक अधिकार थे, जो उनके मूल अधिकार थे, उसको देने के लिए पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में हमने देखा वो अतुल्य रहा। और देश की जनता इस बात को समझ रही है, और खासतौर से वो वर्ग जो एक बड़ा वर्ग मायावती, कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा था। अब वो एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय, उसको लगा कि जो मिशन आदरणीय कांसीराम जी लेके चले थे, वही मिशन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है और उनकी जो मूल अधिकार है, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, वो मिल रहे हैं। इस परिदृश्य में एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया और उसका प्रतिफल ये रहा कि आप देखेंगे मानस भाई कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलन हुआ, और ये वो गठबंधन था जो देश का सबसे बड़ा गठबंधन था क्षेत्रीय दलों का। सपा और बसपा मिल जाए तो बहुत बड़ा वर्ग, अखिलेश जी कहते थे पिछड़ों का हम सबसे बड़े नेता है, और भारत कुमारी माता जी निश्चित तौर पर दलितों की बड़ी नेता थी। तो दलित और पिछड़ा उनके साथ अल्पसंख्यक खड़ा था। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक खड़ा होने के बावजूद भी ये गिनाते थे, निश्चित तौर पर इस बात से सहमति देंगे आजाद भाई कि यही बसपा और सपा के नेता कहते थे कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत लेगी तो ये बहुत बड़ी उसके लिए चुनौती होगी। और सत्यता भी थी कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक साथ आ जाए तो वोट बैंक भाजपा का एक छोटा रहा। परंतु आप रिजल्ट 19 का देखें, इन दलितों ने, इन पिछड़ों ने, अल्पसंख्यकों ने इनको नकारा। उसके पीछे कारण यह था इन लोगों ने पिछले 32 वर्षों तक इस उत्तर प्रदेश को चला, और उसका प्रतिफल ये रहा कि सर्वाधिक सीटों के साथ उत्तर प्रदेश नहीं वरन पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी आती है। तो उसका कारण बस एक है, भारतीय जनता पार्टी जो इनके जो संवैधानिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, नागरिकों के जो सुरक्षा की, सेवा की, संरचना की एक जो परिकल्पना है, उसको पूर्ण करने में सहायक रही। दूसरा विषय मोहन कुमारी मायावती जी का है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भविष्य की चर्चा कर लें तो मानस भाई, आप 2012 से लेकर और 2022 के चुनाव तक को आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनको और उनके सहयोगी साथी समाजवादी पार्टी और उनके कांग्रेसियों को भी किस तरह की देश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। तो इस बात को मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक बेहतर ढंग से आगे उभर रही है, उत्तरोत्तर विकास कर रही है, क्योंकि हमारी जो एक परिकल्पना है संकल्प से सिद्धि,
हम संकल्प लेते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीब को हटाने का काम कभी नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, जो हमारी अंत्योदय की परिकल्पना है, हमारे मनुष्यों की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए वो 14 से लेकर 24 की जिस विकास यात्रा में हम आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी इन सारे लोगों को नकार कर देश और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तरोत्तर विकास के लिए उनके सहगामी बनेगी। दूसरा विषय है, हमारे मित्र आजाद जी एक बात कह रहे थे कि संविधान विरोधी एजेंडा भारतीय जनता पार्टी संघ और ब्ला ब्ला कई बातें कर रहे थे, ये लोग चला रहे हैं। साहब, इस सर्वाधिक संविधान का सम्मान और संविधान प्रदत्त कार्य यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने किया है। और उत्तर प्रदेश में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए आज 24 घंटा उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी है, और जिसका प्रतिफल यह है कि उत्तर प्रदेश की वो पिछले पायदान पर, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और इसका प्रतिफल आपने देख लिया है, 14 देखा है, 17 देखा है, 19 देखा है, 22 देखा है। और बड़ी मजबूती से इस बात को मैं आजाद भाई आपसे भी कहता हूं और सबसे पूरे परिवेश कहता हूं, बड़ी विनम्रतापूर्वक कहता हूं, 24 में आप देखिएगा एक सशक्त सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। चलिए, कुंवर सिंह निषाद जी, पांडे जी की मैं एक बात का, मैं केवल 1 मिनट, क्योंकि बड़ी शालीनता से मैंने बात सुनी थी। पांडे जी के एक बात का थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं। पांडे जी, आपको चाहिए था 15 अगस्त जिस दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था, आपके प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री विवेक देव राय जी द्वारा जो बयान दिलाया गया, संविधान समर्थकों के समझ लीजिए कि इतना बड़ा आघात पहुंचा है। वही 15 अगस्त ही नहीं, 7 अगस्त को पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई जी द्वारा यह कहना कि हमें जो है केशवानंद भारती की केस की स्टडी करने के बाद यह पता चलता है कि जो है संविधान के मूल ढांचे पे चर्चा की जा सकती है। चर्चा जब एक बार जजमेंट आ चुका है कि नहीं, संविधान पे मूल ढांचे को नहीं परिवर्तन किया जा सकता, तो उस पे किस बात की चर्चा? चर्चा इसी बात की ना कि संविधान के मूल ढांचे को खत्म करना। और दूसरी चीज, पांडे जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष ये कहते हैं अब भारत को एक नया भारतीय संविधान देना होगा और लोकतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और न्याय का अब क्या मतलब है? उनके हिसाब से तो न्याय जो तहसील से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बोरों में भर के रखा है कि जो व्यक्ति न्याय मांगने जाता है और वो बोरे में से निकाल करके सारे जो तहसील स्तर से और ऊपर के जस्टिस न्याय निकाल के दे देते हैं। यही परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी की। और आपको चाहिए था कि उनके हेट स्पीच, संविधान के हेट स्पीच के अगेंस्ट आपको एफआईआर स्वयं कराना चाहिए था, आप उनको पद से हटाना चाहिए था। लेकिन आप मानसिकता देखिए, भोली भाली जनता को पांडे जी गुमराह तो कर सकते हैं क्योंकि वो अज्ञानी है, उनके पास पता नहीं है आप, लेकिन उनको गुमराह कब तक करेंगे? आपकी गुमराहियत में अब जनता नहीं आने वाली है पांडे जी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। बाकी दोनों गेस्ट भी वेट कर रहे हैं। पांडे जी जवाब दे दीजिए। मानस भाई, मैं बहुत छोटा जवाब दूंगा। कीर्ति भाई, आजाद भाई बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं और मैं कई बार इनके साथ बैठता हूं, अच्छा लगता है इनके साथ बैठना। इन्होंने कहा कि मूल ढांचे पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक बात है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि ये चर्चा आई और इस पे हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी है, परंतु इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी और मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि संविधान में आवश्यकतानुसार, समयानुसार संसद के सहमति से परिवर्तन हो सकता है। कुछ अनुच्छेदों में उसमें परिवर्तन हो सकता है, परंतु भाग 20-368 में एक जगह परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो वो है प्रस्तावना। लेकिन साहब, इस देश की कांग्रेसी सरकार
और जिसके साथ आप खड़े होते हैं या आपके साथी खड़ा होने की चेष्टा भी कर रहे हैं, उसने इस देश में उस प्रस्तावना में परिवर्तन लाया, कभी उसके खिलाफ एक शब्द बोले आप? दूसरा विषय, आपने कहा कि ढांचे में पुनः चर्चा की आवश्यकता है। साहब, यही वो देश है और यही संविधान था जिसकी अवधारणा को लेकर 12 बजे रात को देश के आतंकियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलती है, परंतु गरीब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कचहरी में एक छोटे से केस के लिए सालों साल लग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस न्याय प्रक्रिया में चर्चा होनी चाहिए। ऐसे प्रक्रिया में चर्चा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब गरीब आदमी 107 में 6 महीने तक जेल का है, 107 के केस में 4 दिन के लिए जेल चला जाता है, लेकिन इस देश में आतंकी वारदात करने वाले लोग भी सुप्रीम कोर्ट की 12 बजे रात को दरवाजा खटखटा उनको बेल मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर इसको चर्चा करने की आवश्यकता है। और आजाद भाई, बड़े आदमी के साथ इस बात को कहता हूं कि कभी अपने हृदय से पूछिएगा कि क्या उस गरीब जनता का क्या मजबूरी है, क्या समस्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर सालों साल अपनी केस फाइल नहीं करा पाती है, और इस देश का आतंकी, इस देश में इस देश को तोड़ने का मंशा रखने वाले लोग 12 बजे रात को भी उनके लिए सुप्रीम कोर्ट खुलती है। निश्चित तौर पर इस न्याय प्रक्रिया पर भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, कुंवर सिंह निषाद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जी, आपसे सवाल मायावती की रणनीति को लेकर के ही है कि इस तरीके की एक थ्योरी लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से आप दूरियां बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या समय समय पर उनको एक तरीके से कह सकते हैं उपेक्षित कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एकमात्र सबसे मजबूत वोट बैंक है और वो है मुस्लिम वोट बैंक, और वो वोट बैंक इस लोकसभा चुनाव से पहले ही आपको अपनी तरफ मोटिवेट होता हुआ दिख रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में पैटर्न भी यही रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा पसंद मुसलमानों ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को किया, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी के खिलाफ देश में आप सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में क्या आप समाजवादी पार्टी को छोड़ करके मायावती की तरफ आप देखना शुरू करें, क्योंकि ये थ्योरी, इस थ्योरी को बहुत सारे कांग्रेसी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग इस बात को मीडिया के सामने कैमरों पे नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर स्वीकार कर चुके हैं, और 3 राज्यों के जो चुनाव परिणाम माने जा रहे हैं उसमें जिस तरीके का अभी तक का रुझान, जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे दिख रहे हैं, ये माना जा रहा है कि तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तमाम जगहों पर आपको मुस्लिम वोट बैंक बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ आपका रुख और ज्यादा सख्त होने जा रहा है और बसपा की तरफ आपका रुख नरम होने जा रहा है? कुंवर सिंह निषाद जी। मानस जी, बहुत बड़ी बात है कि मायावती जी निसंदेह दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज की बहुत बड़ी नेता हैं और उनकी रहनुमा है, और यहाँ तक कि पिछड़े दलित वर्ग में उनको भगवान के बराबर संज्ञा दी जाती है। लेकिन दूसरी ओर इस देश में एक ऐसी सरकार है और एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 18-18 घंटे जागता है, 18-18 घंटे मेहनत करता है ताकि इस देश के गरीब को और गरीब बना सकें, इस देश के SC ST माइनॉरिटी के ऊपर और अत्याचार कर सकें, ताकि अडानी अंबानी जैसे बड़े व्यापारियों को उनकी सेवा कर सके, उनको और ज्यादा अमीर बनाया जा सके। तो उसके लिए आवश्यकता है बहन कुमारी मायावती जी का मजबूत होना, और बहन कुमारी मायावती जी यदि मजबूत होती हैं तो इससे पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की आवाज बुलंद होगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की सरकार में थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश में जो SC ST के जो लोग होते थे उनको पूरा सम्मान मिलता था, उनके ऊपर मुकदमे गलत नाजायज उनकी जमीन कब्जाई नहीं जाती थी, उनके ऊपर अत्याचार और न्याय नहीं होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, छात्रवृत्ति देने का काम नहीं करते, नौकरी छीनने का काम करते हैं, और यदि किसी SC ST और माइनॉरिटी के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार और जुल्म होता है तो उसकी FIR तक दर्ज इस सरकार में नहीं की जाती है। इसलिए आवश्यकता है कि बहन कुमारी मायावती जी मजबूत हों। लेकिन ये कहना कि हम अखिलेश यादव जी से दूरियां बढ़ाकर मायावती जी के नजदीक जा रहे हैं, ये मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी
इंडिया अलायंस का हिस्सा है। और जब तक कि अखिलेश यादव जी स्वयं इस बात को नहीं कह देते कि भाई हम साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब तक हमारा स्पष्ट मानना है कि हम पूरी तरह से साथ हैं। और जिस प्रकार की नीति माननीय मुलायम सिंह यादव जी की रही, वो सबको सम्मान देते थे, सबको भागीदारी देते थे, सबके हक अधिकार की बातें करते थे, उसी सामाजिक न्याय की जो लाइन वो दे के गए हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुत सारे समाजवादी विचार के बहुत सारे साथी हम सब मिलकर इस जो आगामी चुनाव है उसमें जा रहे हैं। और आपने अभी जो एग्जिट पोल की बात की, हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन के साथ, जनहित के मुद्दों के साथ चुनावों में गए थे। उसके परिणाम स्वरूप एक जो एग्जिट पोल है वो कन्वर्ट होंगे निश्चित रूप से एग्जैक्ट पोल में, लेकिन हम पॉजिटिव कैंपेन के साथ हम चुनाव में गए थे और आगामी चुनावों में भी हम एक पॉजिटिव कैंपेन के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं। जो मध्य प्रदेश में जहां आप और तमाम लोग ये कहते थे कि कांग्रेस बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी परेशानी के एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने जा रही है, अब कल के बाद से एक नई थ्योरी है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि अगर समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ इतने सारे कैंडिडेट्स ना दे देती, 70 से ज्यादा, जिससे पहले उसने कभी दिए भी नहीं, तो शायद ये मुकाबला जो अब एग्जिट पोल में कांटे का नजर आ रहा, या कुछ एग्जिट पोल, कुछ एजेंसियां तो आपको वहां पर हारता हुआ दिखा रही है, पिछली बार से भी कम। तो अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस हाथ मिलाएगी? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जब तक कि माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं इस बात को नहीं कह देंगे, तब तक तो वो हमारे पार्टनर हैं। हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। 80 जो लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, हम कांग्रेस और समाजवादी साथी मिलकर उन पर एक तरह से कैंपेन कर रहे हैं, एक तरह से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। और जो मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में हमें 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए। यदि क्योंकि जनता अपनी सरकार चुनती है, यदि जनता देखती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वो रिपीट कर रहे हैं, तो हम मानेंगे इस बात को कि शायद हम जनता को एक जो विश्वास दिलाना था, जनता को जो पूरी तरह से आश्वस्त करना था, हम उसमें कहीं ना कहीं विफल हुए या हमारी कोई कमियां रह गई। हम उस पर पुनर्विचार करेंगे, मंथन करेंगे और जनता के बीच जाने का रास्ता फिर भी खुला रहेगा। हम दोबारा जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हमारा जो पॉजिटिव कैंपेन है वो लगातार चालू रहेगा। हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे। बहुत से लोग, कुंवर सिंह निषाद जी ये भी कह रहे हैं कि बहन जी ने जो भूमिका बीते विधानसभा चुनाव में अखिलेश को हरवाने में अदा की, लगभग वही भूमिका मध्य प्रदेश में आपको हरवाने में समाजवादी पार्टी ने अदा की। चलिए, तो खैर 3 तारीख को मालूम होगा, लेकिन फराज किदवई साहब, इस बात की तो जानकारी आपको भी होगी, क्योंकि तमाम सियासी दलों के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के भी लोग आपके मित्र हैं, आपसे चर्चा भी करते हैं। इस बात का तो अंदाजा आपको हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी के मन में क्या चल रहा है और बसपा की तारीफ अचानक से क्यों कांग्रेस के नेता करने लगे हैं। नहीं, देखिए मानस जी, क्या है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कर्मवीर आजाद जी हो, हम सब लोग यही चाहते हैं कि जो 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है उसको हटाना है। और मैंने आपके चैनल में पहले भी बोला था कि समाजवादी पार्टी अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है। समाजवादी पार्टी का ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी है कि जनता के प्रति कि हम लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार चल रही है इसको हटाएं। देखिए, अभी हमारे कृष्ण मोहन पांडे जी चले गए थे, फिर से ये आ गए। अभी क्या है कि बहुत सारी चीजें बोली गई, इसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, समाज के अंतिम व्यक्ति, सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कितना बोल दिया गया। गरीब, किसान, मजदूर की इस पे लगता है कि 6 घंटे की चर्चा हो जाएगी। मुझे लगता है कि मानस जी, आपने ये चर्चा बुलाई है तो इस पे कर्मवीर आजाद जी ने इस आपकी डिबेट को बहुत रिच कर दिया। और इस डिबेट इसलिए कर दिया कि एक जो अंदर अंदर काम चल रहा है संविधान को बदलने का और संविधान को खत्म करने का, भी देवव्रत राय जो प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनके बारे में कर्मवीर आजाद जी ने जिक्र किया, बिल्कुल सही किया है। जो 1939 के बाद से जर्मनी में हुआ था, वही आप अगर ये 2024 में इनकी सरकार आ गई तो आप देखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी मानस जी, क्योंकि अभी जिक्र हुआ काफी बाबा साहब का और कॉन्स्टिट्यूशन का।
कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं अचीव की जा सकती जब तक कि इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी भारत में ना अचीव हो पाए, तब तक कि कोई माने नहीं है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का। आज देखिए कि अगर आप बात करें इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का मतलब यही हुआ कि इक्वलिटी की बात बाबा साहब ने की थी कि जो गरीब, जो आखिरी पायदान पे जो आदमी खड़ा है ना, उसको इस बात की मजबूरी ना हो कि जब उसके हाथ में 5 किलो चावल आए तब उसके घर में चूल्हा जले। आखिरी आदमी जो लाइन में खड़ा हुआ है, जब तक उसके पास रोजगार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा और उसकी पर कैपिटा इनकम कम से कम 10,000 के ऊपर नहीं होगी, तब तक कि उसका घर नहीं चल पाएगा। ये देखिए क्या है कि आपके डिबेट में आके पांडे जी ने भी बड़ा अच्छा भाषण दिया, हम भी भाषण, अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप देखिए कि अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है, इसको पढ़िएगा। इसके हिसाब से जो भारत में वो मजदूर जो कि मजदूरी कर रहा है, इसको एग्रीकल्चर में जो मैन पावर इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से गुजरात जैसे स्टेट में एक लेबर जो है वो कृषि मजदूर वो 220 रुपए पर डे कमा रहा है। अगर 22 दिन काम करता है तो करीब 5,000 रुपए कमाएगा। एक शाकाहारी थाली बनाने में मुझे लगता है एक आदमी के ऊपर 60 से 65 रुपए की कॉस्ट आती है। तो अब 5,000 रुपए में आदमी क्या खाएगा, अपने बच्चों को स्कूल क्या भेजेगा और इलाज क्या करवाएगा अपने पेरेंट्स का। तो मानव जी, कहना बहुत आसान होता है कि आप भाषण दे दिए कि हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक उसका उत्थान करेंगे और महिलाओं का उत्थान करेंगे। अरे साहब, अगर अभी हम उत्तर प्रदेश में क्राइम की बात करने लगे तो अब से लेकर के 8 बज जाएगा मानस जी, हम लोग की चर्चा नहीं हो पाएगी। भाई साहब, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये बातें कहने के लिए अच्छी लगती हैं कि इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, या अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को भी, उनको भी सब जरूरी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन क्या 1,000 रुपए के नोटों की माला पहन के इसको अचीव किया जा सकता है? क्या करोड़ों रुपए के गिफ्ट लेकर के इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है? क्या अपनी मूल विचारधारा से अलग हट करके जाति समीकरणों के आधार पर कभी भाजपा तो कभी सपा तो कभी कांग्रेस के साथ जोड़ तोड़ करके सियासत जो चलती है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, क्या इस टारगेट को अचीव किया जा सकता है? तो क्यों ना माना जाए कि आप सभी लोग, जितने भी सियासी दल के लोग हैं, आप सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं। भाषणों में तो अच्छा लगता है कि हाँ, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन क्या कभी किसी भी सियासी दल ने संजीदगी से इस विषय में प्रयास किया? क्यों राज बब्बर का वीडियो सबने देखा था हम लोगों ने कि 5 रुपए में इतना, मैं हाथ का सही बता रहा हूँ, इतना खाना भरपेट मिलता है। याद आया ना आपको कि किस तरीके से कहा गया कि नहीं, गरीब आदमी के पास बहुत बहुत खाने पीने का पूरा पर्याप्त सामान है, मनरेगा ने लोगों की जिंदगी बदल दी। दुनिया भर की बातें हुई। हम जब गरीब आदमी जहां पहले खड़ा था 70 साल पहले, वहीं आज भी खड़ा है। तो क्यों ना आप सभी को दोषी मान लिया जाए इसके लिए? मानस जी, देखिए क्या है कि अगर हम अपनी बात करें, राज बब्बर जी ने जो कहा 5 रुपए में खाने वाली बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आज अगर देश में सबसे ज्यादा परेशान है तो वो गरीब आदमी परेशान है। अब क्या होता है कि आप देखिए कि हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो चाहे डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अब डेवलपमेंट में सब कुछ आ जाता है। मतलब डेवलपमेंट में आप ये समझ लीजिए कि किसान भी आ जाता है, मजदूर भी आ जाता है, महिलाएं भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। मैं तो बोलता हूं एक कंपैरेटिव एनालिसिस करा लीजिए आप अपनी रिसर्च टीम से। मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है, आपको पता है, काफी लंबी डिबेट हो जाएगी। जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप 5 काम कोई गिना दिए एक जो दिखते हो, और किसी बच्चे से भी पूछ लिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या काम किए तो वो बता देगा, खटाखट बता देगा। मेट्रो रेल बनाई, लोहिया अस्पताल बनाया, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनवाया, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनवाया और एम्बुलेंस सेवा की आदरणीय अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग फिर वापस आपकी डिबेट पर आते हैं जो मुद्दे की थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन पिछले 2014 से चल रहा है। आप देखिए कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी। माना जी, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। गवर्नर के लिए यू आर प्लेइंग विद द फायर, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर के लिए बोला था अभी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएट कर रहे हैं तमिलनाडु के गवर्नर। पंजाब के गवर्नर क्या कर रहे हैं, केरला के गवर्नर क्या कर रहे हैं, 2-2, 3-3 साल तक के राज्य सरकार द्वारा पारित किए हुए बिल लेकर के बैठ जाते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जिस तरह से हमला कर रहे हैं और संघीय ढांचे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 से मानस न्यायी हमला कर रही है, मुझे लगता है कि देश के इतिहास में या तो इमरजेंसी के टाइम पर हुआ था जो घोषित थी, और ये अघोषित इमरजेंसी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अब अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि साहब मुझे बार बार क्लिक कर रहा है कि अंतिम व्यक्ति मानस, ये रिपोर्ट्स हैं कि देश के करीब 45% रिसोर्सेज 1% लोगों के पास है। आप क्या बात कर रहे हैं? हम अक्सर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो आप देखिए बड़े बड़े प्रवक्ता बोल जाते हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आप किसी एक गरीब आदमी से पूछिए कि भैया तुम बिल्कुल परेशान ना हो, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो कहेगा भैया ये क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे रात में जो है बिना खाने के सो रहे हैं। मानस जी, आज 99% जो जनता है वो परेशान है। क्रोनिक कैपिटलिज्म भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। कृष्ण मोहन जी, मैं आपके पास अभी आऊंगा, लेकिन जो कि बात इन्होंने की फराज किदवई साहब ने, तो देखिए फराज किदवई साहब, मैं आप सभी लोग जो भी सियासी दल के लोग बैठे हैं, देखिए कुछ चीजें हैं। आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अपने स्टैंड पर कायम नहीं रही लगातार, और शायद यही वजह कि जनता के मुद्दे सिर्फ भाषणों में होते हैं, जब सरकारें बनती बिगड़ती है ना फराज साहब, तो उसका कोई बहुत असर रह नहीं जाता है। मैं आपको, चूंकि आज मैं मायावती पे ही डिबेट कर रहा था उनकी भूमिका पे, तो आप देखिए कि किस तरीके से, मैं आपको कुछ नारे आपको मैं बताता हूं। देखिए एक समय में नारा था कि मिले मुलायम काशी राम और हवा में उड़ गए जय श्री राम, आपको याद है ना वो नारा? यानी वो उस वक्त समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन था वो हिंदुत्व के खिलाफ बहुजन समाज और समाजवाद की बात करता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अभी इसी वर्ष मायावती ने ये कहकर के किनारा किया, बाकायदा ट्वीट किया था उन्होंने, ये कहा था कि नहीं नहीं ये तो समाजवादी पार्टी का प्रोपेगेंडा था, इसका बसपा से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अब देश में जो राजनीति का रुख है वो पिछले एक दशक से वो हिंदुत्ववादी हो गया है। वो एक तरीके से जैसे कहते थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण, तो ये कह सकते हैं एक तरीके से हिंदू तुष्टीकरण शुरू हो गया, तो उसमें तमाम जातियां समाहित होने लगी और धीरे धीरे जो मायावती का कोर वोट बैंक टूटा, उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि बीजेपी ये समझाने में, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समझाने में कामयाब रहा तमाम ऐसी जातियों को कि देखिए बसपा जैसी तमाम पार्टियों ने आपको सिर्फ मूर्ख बनाया, दरअसल कुछ किया नहीं, तो आप हमारे साथ आइए, हम हिंदू हैं, हिंदुत्व की छतरी के नीचे रहेंगे, एक अम्ब्रेला में रहेंगे, तो हम संगठित रहेंगे, तो हमारी ताकत रहेगी, वरना आपका नुकसान होगा। ये समझाने में कामयाब रही। इसकी गलती किसकी थी? बीजेपी की गलती थी या सपा या बसपा की गलती थी? देखिए मैं आपको एक बात में और बताऊं, 3 बार बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना। मायावती की सरकार 3 बार बीजेपी के समर्थन से बनी और तीनों बार अलगाव हुआ, टूट हुई। 2 बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, क्या हाल हुआ? चुनाव हारते ही सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने किसको कोसा? समाजवादी पार्टी को। तो क्या वो विचारधारा का गठबंधन था या फिर वो चुनाव जीतने का, जाति समीकरण का संतुलन बैठाने का गठबंधन था? करमवीर आजाद जी, आप भी ध्यान से समझिए इस बात को, आप भी इस बात से, क्योंकि आप मिशन से जुड़े रहे हुए हैं, इसलिए मैंने लगातार बामसेफ को भी कवर किया है, मैंने बीएसपी को भी कवर किया और लंबे समय से, लगभग 3 दशक से मैं देखता चला रहा हूं। मैंने अपने ही कार्यकाल में मैंने बसपा का उदय होते हुए भी देखा और उसके बाद आज इस स्थिति में भी देखा कि जहां पर 0 सीटें थी, पिछली बार सपा के गठबंधन से बने। आप बताइए कि कैसे नारे बदलने लगे? आपको याद है तिलक तराजू और तलवार, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये कितना बड़ा वैचारिक परिवर्तन है ये। तो क्या अकेले आप सब लोग बीजेपी, देखिए मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन क्या इसके लिए अकेले बीजेपी जिम्मेदार है? आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप अपने मिशन को टूटता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और आपने कभी टोकने की कोशिश नहीं की, आपने कभी भी समझाने की कोशिश नहीं की? करमवीर आजाद जी। मानस भाई देखिए, जब आप ये बात कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो आगे डैश डैश है, हाँ, तो मेरा जी, मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे का जो कारण आपने कभी देखा मानस भाई? इसके पीछे आपको विवेचना करनी पड़ेगी, क्या वजह थी। अंबेडकर जब एक दिन में पैदा हुए थे, अरे 1908 से सोचिए ना, 1908 से पहले सोचिए, जब अंबेडकर पहली बार विद्यालय गए होंगे, उनको चप्पल के पास बैठा करके यही हिंदूवादी रीति और नीति की वजह से उनको झेलना पड़ा, और उसी अंबेडकर को
जब एक घोड़ा का बाल काटने वाला घोड़े का सुनिए सवाल को आप टाल रहे हैं ना। मैं आपको नहीं, टोकूंगा। सवाल को टाल नहीं मानस भाई। देखिए करमवीर आजाद जी, बिल्कुल सीधा सवाल था। मैंने कभी अंबेडकर जी के बारे में या उसके विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल उनका सम्मान जो सुनेंगे मानस भाई सुनेंगे। आज हम जो कुछ भी जिन कंधों पे जिम्मेदारी थी उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो कहां चले गए? अरे तो यहाँ पे देखिए मानस भाई, कुछ लोग व्यक्तिवादी, मैं बार बार एक चीज कहता हूँ मानस भाई। पहले आप पूरा सवाल सुनिए। खाली तिलक तराजू और तलवार हाथी नहीं, गणेश के बीच में एक और भी था। बनिया माफ ब्राह्मण हाफ, बनिया माफ ठाकुर हाफ ब्राह्मण साफ। ये खाली एक दिन में अपने मूवमेंट से परिवर्तन नहीं हुआ। ये धीरे धीरे समीकरणों को देखते हुए जब समझ में आ गया कि नहीं हमको और भी जरूरत है, तो मेरा सवाल तो मूलभूत यही है ना कि देखिए, अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से, अपने मिशन से समझौता आपने किया तो दोषी आप हैं। मेरा सवाल सीधा ही है। देखिए आज उसी का कारण है मानस भाई, आज जो बीएसपी का पतन हुआ, जिस ग्राफ से बीएसपी बढ़ रही थी, और आरएसएस के पास बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हैं, बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े थिंक टैंकर हैं। उन्होंने देखा कि एक मान्यवर काशी राम ने पूरे भारत में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, तो उन्होंने उनके सूत्र को अपना करके, मैं बार बार कहता हूं कि आज जो बीजेपी का एक पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का जो संगठनात्मक ढांचा है, ये मान्यवर काशी राम को कॉपी किया हुआ ढांचा है। उनको गहन अध्ययन किया, केवल नाम चेंज कर दिया। मान्यवर साहब कहते थे 1 बूथ 10 यूथ, और इन्होंने कहा पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो एक संगठनात्मक ढांचा का स्वरूप तैयार किया, तो ये कॉपी किया इन्होंने, और कॉपी करके गुमराह करने में ये कामयाब हो गए। आम जनता के जो मूल आवश्यकताओं की, जैसे आज जो है, आज आप ही ने कहा ना, एक बार मुझे मालूम है, याद है आपकी, आप कह रहे थे कि मैं बुंदेलखंड सर्वे करने गया था, तो वहां पे ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अनाज दे रही है, जिस अनाज से हमारे बच्चों का पेट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत आज भी किस स्थान पे, आप बताइए ना। इस चीज की चर्चा नहीं होती। देखिए बुराइयों को, बीजेपी के पास एक बहुत बढ़िया दिमाग है, वो उनके पास ये दिमाग है। बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद अपनी कमियां को दबाने के पीछे एक बहुत छोटा सा एक ऐसा ऊपर रख देते हैं, जो जितनी कमियां होती वो दब जाती। उन कमियों को कोई नहीं देखेगा। आज शिक्षा का स्तर बताइए मुझे, हमारे पास आरटीआई का डेटा है, जो इनके सरकारी विद्यालयों में, इनके यहाँ सरकारी विद्यालयों में जो पुस्तकें वितरित होती है, वो दिसंबर में वितरित होती है, और लड़का खाना खाने के लिए थाली पहले लेकर के जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस बहुत अच्छा, क्योंकि 2000 ये मुझे लगा 86वां संविधान संशोधन करके जो शिक्षा की अनिवार्यता दी गई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही दी गई है। लेकिन आज हमें चाहिए क्या? आज स्वास्थ्य की बात करने वाला कोई नहीं है, शिक्षा की बात करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है आज जिस शिक्षा की बदौलत ये करमवीर आजाद इस मंच पर बैठ करके आपसे डिबेट कर रहा है, वास्तविकता मेरा मूल अगर देखेंगे तो मैं एक हरवाह का पोता हूं, और आज जो मैं बैठा हूं ये डॉक्टर अंबेडकर की देन है। डॉक्टर अंबेडकर का दिया गया संवैधानिक अधिकार की देन है कि मैं यहाँ इतने बड़े मंच पे बैठ करके आपसे डिबेट कर रहा हूं। और मेरा जो मूल है, मेरे पिताजी भी नौकरी पाए तो वो डॉक्टर अंबेडकर की देन थी, लेकिन मेरे बाबा जो हरवाही करते रहे, हरवाह के मैं पोता हूं, मेरा मूल असली वो है। तो मैं जो है मानस भाई, इस बात को कतई, देखिए बहुत सारा षड्यंत्र, सुनिए बहुत सारे, ये काशी राम और बाबा साहब के मिशन का जो बिखराव हुआ, उसके लिए बहन जी गुनहगार नहीं है, उसके लिए आप गुनहगार हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मनस भाई, आप सुन रहे थे कीर्ति करमवीर जी को।
कि जो अपनी वैचारिकता है निश्चित तौर पर वो प्रबुद्धता पे है, परंतु एक बात को स्पष्ट कर दूं कि ये देश, जो भी राजनीतिक लोग हैं ठीक जैसे समझते हैं हम सारे लोग जो है एक मन चलिए, लग रहा संपर्क टूट गया कृष्ण मोहन पांडे जी से। कुंवर सिंह निषाद जी, फराज किदवई साहब, बताइए, बोलिए आप। जी मानस जी, मैं ये बोल रहा था कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मेरा भी एक बिलीव ये है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी आती है तो वो मानस जी की वजह से नहीं आएगी, वो मेरी वजह से आएगी। तो क्या है, बहुजन समाज पार्टी को अगर आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी जो माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी और आज जो बहुजन समाज पार्टी है, उसमें बहुत फर्क है। एक तरफ तो ये है कि ये सच है कि बहुजन समाज पार्टी आज हाशिए पर है, और वो क्यों हाशिए पर है ये बीएसपी जाने और बीएसपी के नेता और बीएसपी के वर्कर जाने। मगर मैं जितना बीएसपी को समझता हूँ मानस जी, और जितना मैंने पढ़ा है बीएसपी के बारे में, मुझे लगता है कि जो उनकी एक इंग्लिश में कहा वो है ना, शब्द यूज होता है मोडस ऑपरेंडी, काम करने का तरीका। अगर एक जिला पंचायत मेंबर का टिकट और एक सांसद का टिकट चाहिए वहां पर एक कार्यकर्ता को, अगर एक नगर अध्यक्ष है उनकी बहुजन समाज पार्टी का नगर अध्यक्ष और उसको सभासद का टिकट चाहिए, और विधानसभा अध्यक्ष को अगर जिला पंचायत मेंबर का टिकट चाहिए, तो मुझे लगता है उसके लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी पड़ती है वहां पर। तो क्या है, और इंटरनल डेमोक्रेसी का भी थोड़ा बहुत मुझे इश्यू लगता है। बीएसपी को ये चीज एड्रेस करनी पड़ेगी, वरना बाबा साहब माननीय काशीराम साहब की मेहनत का खड़ा किया हुआ मिशन आज जिस तरह से हाशिए पर जा रहा है, उसको देख करके हमको भी अफसोस होता है, क्योंकि 1993 में उस मिशन को श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने भी हाथ रख करके आगे बढ़ाया, और जब एसपी बीएसपी ने साथ में मिलकर के एक इलेक्शन लड़ा, तो सोशल जस्टिस की लड़ाई को एक नए रूप उत्तर प्रदेश में देने का काम इन दोनों नेताओं ने दिया था। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को एक इंट्रोस्पेक्शन करने की बहुत जबरदस्त जरूरत है, कि वो ये वही बहुजन समाज पार्टी है जो एक अपने दम पर पे 2007 में 2010 से ज्यादा सीटें ला करके सरकार बनाती है, और आज इनको खाता खोलने में भी बड़ी दिक्कत हो गई। तो बहुजन समाज पार्टी को मुझे लगता है ये माननीय काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी है, उनका मिशन है। दलित गौरव सम्मान यात्रा भी आपकी निकल रही, कुंवर सिंह निषाद साहब, किस तरीके का इनपुट, किस तरीके का फीडबैक है आप लोगों के पास? देखिए, हम तो सभी वर्गों को लेके सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और निकाली, और आगामी समय में भी हम कई तरह की यात्राएं हमारी निकलने वाली हैं। और हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को मिला के सामाजिक न्याय की जो आवाज जो उठनी चाहिए उसको लगातार उठाते हुए, और जातिगत जनगणना हमारा बहुत प्रमुख मुद्दा है कि भाई इस देश में आवश्यकता है कि दलित पिछड़ी जातियों को सम्मान तब मिल पाएगा, सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार तब मिल पाएगा जब उनकी गिनती कर ली जाएगी। तो वास्तव में जरूरत है कि इस सभी वर्गों की गिनती होनी चाहिए, उसके अनुपात में उनको हक, हिस्सा और हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसको लेके कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में अभियान चला रही है, और अभी आगामी समय में हमारी बहुत सारे कार्यक्रम जमीनी स्तर पर हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसकी चिंतन और मंथन लगातार लखनऊ में हमारा चल रहा है, और हम कई तरह के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। करमवीर आजाद जी, आपका बहुत शुक्रिया। फराज किदवई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुंवर सिंह निषाद साहब, आपका भी शुक्रिया। और बीजेपी से कृष्ण मोहन पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे इस बात की कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में खासतौर से मायावती की पार्टी और खुद मायावती की क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि एक अजीब सी कश्मकश, एक अजीब सी गफलत बनी हुई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर मायावती का रुख क्या होने वाला है। मायावती इस वक्त आम लोगों के बीच में भी नहीं है, बहुत ज्यादा आम लोगों से इंटरेक्ट भी नहीं कर रही है। उनकी जनसभाएं, रैलियां जिस तरीके से पहले हुआ करती थी वो भी नहीं हो रही है। क्लोज डोर मीटिंग्स का दौर चल रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव में वो अकेले ही चुनाव में लड़ेंगी। हर बार वो अपने कार्यकर्ताओं को यही समझाती है। तो क्या मायावती कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के बीच कोई दबाव की रणनीति बना रही है, दबाव की राजनीति करने जा रही है, या फिर अंदर खाने में कांग्रेस से उनकी कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके की दूरियां बढ़ती जा रही है, कांग्रेस इसको लेकर के माना जा रहा है कि एक विकल्प के तौर पर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के साथ आ सकती है, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इतर इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल करती है। खैर, ये भविष्य का सवाल है, उसका जवाब भी भविष्य में ही मिलेगा। फिलहाल आज इस चर्चा को ही तो समाप्त करते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे।
तब तक के लिए